एक यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है, या उसके रोल को हम देख सकते हैं। क्या इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है आइडेंटिटी का, वो सोसाइटी के या सोशल जो आइडेंटिटी का पर्सपेक्टिव है कास्ट, उसको रिप्लेस कर सकता है, या उसके बारे में उसके आधार पर समझ सकते हैं। इसके बाद गरीबी और आर्थिक विकास का सवाल आता है। उदार अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर आधारित वैकासिक सिद्धांत ने इसे सिलसिले में हमें एक बनी बनाई समझ भेंट की है कि जो दरिद्र समाज अपने आंतरिक संसाधनों से बचत नहीं कर पाते, उन्हें बाहरी मदद का सहारा दिया जाता है। इस मदद में आसान ऋण और दीर्घकालीन ऋण वरीयता के आधार पर व्यापक व्यापार समझौते और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है। लेकिन क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि संसाधनों के इस हस्तांतरण से आंतरिक विषमता और अन्याय में बढ़ोतरी हुई है, और क्षेत्रीय, जातीय और वर्गीय परिधियों के संदर्भ में आंतरिक उपनिवेशवाद की समस्या बढ़ी है? अब अगर हम इस मुद्दे को भी देखें तो आप देखेंगे कि नॉर्थ साउथ का जो डायलॉग है, और जिस तरीके से एक डिपेंडेंसी की जो थियरी है, आप उसको देखेंगे कि किस तरीके से जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें ये बात है कि कैसे आपको लोन दिए जाते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, और फिर किस तरीके से एक डिपेंडेंसी हो जाती है, किस तरीके से आप पश्चिम के देशों के द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं। वो आपको गाइडलाइन देते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाउ टू डेवलपमेंट, हाउ टू ग्रो एंड सारी चीज़ें जो हैं। तो ये विमर्श जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जातीयता और वर्ग का संपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा है। उदारतावादी लोकतंत्र में सांस्कृतिक और जातीय बहुलता की समस्या उस समय तक परेशान नहीं करती जब तक राजनीतिक समुदाय उच्च और मध्य वर्ग तक सीमित हो। पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है वो ऊपर और मिडिल क्लास तक ही हो। जब तक लोकतंत्र का काम समायोजन और सहयोजन की राजनीति से चलता रहता है। लेकिन जब राजनीति निचले तबकों तक पहुंचती है, अर्थात जन युग में प्रवेश करती है, मास इरा में जब चली जाती है, तब जातीय मतभेद वर्गीय नववर्गीय चित्र ग्रहण कर लेते हैं, तब समस्या गंभीर हो जाती है। तो जब तक ये सारी चीज़ें एलिट सेंट्रिक हैं, उसको गवर्न करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वह मास लेवल पे आती है, तब जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको एक थ्रेट, उसको चैलेंज मिलता है। इसी पृष्ठभूमि में निचले स्तर पे आमूलवादी यानी परिवर्तनकामी जो प्रवृत्तियां हैं, रेडिकल जो चेंजेस की बात है, वो पैदा होने और ऊपरी स्तर पर अधिनायकवाद की प्रक्रिया शुरू होने की परिघटना समझी जा सकती है। अब देखिए कितनी कमाल की बात है। अगर आप इसको थोड़े से डीपली लेके जाएं, थोड़े विस्तार से देखने की कोशिश करें, तो ये कह रहे हैं कि जब तक एलीट के हाथों में चीज़ें हैं, जब तक कम लोगों के पास चीज़ें हैं, जब तक मास लेवल पे उसका प्रस्फुटन नहीं हुआ है, तब तक तो लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज नहीं। बट जैसे ही मास इरा में, मास लेवल पे चीज़ें आती हैं, तब जो है एक साथ दो घटनाएं घटती हैं। नीचे के स्तर से एक रेडिकल चेंज की डिमांड होती है, और ऊपर से जो है एक हेजेमनिक अधिनायकवादी जो प्रवृत्ति है वो डेवलप होती है। वामपंथी दलों के खत्म हो जाने या व्यवस्था के अंग बन जाने की परिघटना को भी इसी पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। तो ये जो सर्कुलेशन है, ये जो पावर का ड्रिफ्टिंग है, इसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि एक अपनी स्थिति छोड़ना नहीं चाहता, और एक अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाना चाहता है। और ये एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनता है जब हम डेमोक्रेसी के प्रस्फुटन को, उसके प्रोलिफरेशन को एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि उच्च और मध्य वर्ग में सीमित रहने वाला प्रभु वर्ग के अंदर से जो उभरने वाला राजनीतिक समुदाय है, जब जन समाज में संक्रमण करता है, तो इस प्रक्रिया में जाति की बदलती हुई प्रकृति भी प्रकट होती है। मतलब ये जो परिघटना घट रही है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, उससे एक और चीज़ है कि जो जाति है, जो कास्ट सिस्टम है, उसके नेचर में भी आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि रजनी कोठारी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, वह भारत में जाति और राजनीति के बीच की जो अंतःक्रिया है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। जाति के जड़ और श्रेणीबद्ध ढांचों का एक दूसरे से होड़ में लगे हुए गठजोड़ों के ढांचे में संक्रमण होता है, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति